हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हमको एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। इसमें से हमने टोटल 51 टॉपिक्स निकाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। इसमें से हम देखेंगे कि कौन से ज्यादा जरूरी है जिनको डिटेल में पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स है जिनको हम सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं। तो आज 51 टॉपिक्स को हम जो इंपॉर्टेंट वाले हैं 51 टॉपिक्स है इनको हम अच्छे डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जनरली होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लामेशन। फर्स्ट, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, जो हमारी बॉडी में किसी भी ब्लड क्लॉट होने की वजह से या किसी भी जगह पर कट लगने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से एक जगह ब्लड क्लॉट हो जाता है और लाल कलर के निशान आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इसको हमको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका डेफिनेशन और साइन सिम्टम और कारण समझना काफी है। इसके बाद में हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है तो उसकी वजह से शरीर में एलर्जी हो जाती है। मतलब किसी दवाई को खाने से या किसी खाने को खाने से या किसी और चीज के प्रति अगर हमारी बॉडी में एलर्जी होती है तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। एनाफाइलेक्सिस हाइपर सेंसिटिविटी का ही एक टाइप है। हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप की होती है जिसमें से एक होता है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में किसी एक चीज को लेकर के एलर्जी है और उसी चीज के प्रति जब हमारी बॉडी में एक और एलर्जी हो जाती है, किसी और रिएक्शन भी हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। इसके बाद में रूमेटॉइड फीवर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूमेटॉइड फीवर इसका मतलब होता है हार्ट फीवर, मतलब जब हमारा हार्ट और मसल्स और साथ में बोन्स में पेन होने लगता है और धीरे धीरे हमको लो ग्रेड फीवर से हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमको रूमेटॉइड फीवर होता है। इसको हमको पूरा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, जिसके लिए हम इसका डेफिनेशन, कॉजेस, साइंस, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट सारा इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद में एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस एक सिम्टम होता है हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज का। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नेजल ब्लीडिंग, मतलब नाक के द्वारा खून बहना। तो नाक से खून बहना, इसको नक्सीर भी कहते हैं। तो ये एपिस्टेक्सिस है। एपिस्टेक्सिस के बाद है डेविएटेड नेजल सेप्टम। एपिस्टेक्सिस से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की मतलब बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड नेजल सेप्टम का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कि ये जो नेजल सेप्टम है ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस तरीके से ये कर्वी हो जाता है, ऐसा इस तरीके से ऐसा हो जाता है, जबकि इसको ऐसा सीधा रहना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस होता है नेजल सेप्टम में, इसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। इस बीमारी को भी पूरा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकियल अस्थमा का मतलब होता है, ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। अस्थमा का मतलब होता है जब भी कोई धूल, धुएं या किसी एलर्जी या एलर्जेंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर में या कोई स्प्रे के कारण अगर हमारे लंग्स काम करना बंद कर दे या हमको ज्यादा एक्टिविटी लो हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। इसके बाद में सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, पल्मो का मतलब होता है लंग्स, डिसीज का मतलब होता है बीमारी। तो अगर हमारे लंग्स लंबे समय के लिए ऑक्सीजन जाना या एयर का पासेज होना, मतलब O2 इनहेलेशन और CO2 एक्सहेलेशन होना, इसके अलावा एयर पासेज होना है, तो ये सारे फंक्शन अगर कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं लंबे समय के लिए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीओपीडी। इसमें लंग्स के डैमेज होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज है। न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि हमारे जो चेस्ट कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, इसके अंदर में न्यूमो का मतलब होता है एयर का भरना। मतलब जब चेस्ट कैविटी में एयर भर जाती है तो उसको निकालने के लिए एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं थोरासेंथेसिस। थोरासेंथेसिस। तो थोरासेंथेसिस और न्यूमोथोरेक्स दोनों का डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। न्यूमोथोरेक्स क्या है? एक डिसीज है, और थोरासेंथेसिस क्या है? एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा न्यूमोथोरेक्स को ठीक किया जाता है, चेस्ट कैविटी में भरी हुई एयर को निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है निमोनिया। तो निमोनिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसका हमको पूरा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। निमोनिया का मतलब होता है हमारे लंग्स के अंदर में एयर भर जाना। लंग्स के अंदर में ज्यादा एयर भर जाने की वजह से एल्वियोलाई अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे लंग्स का रिलैक्सेशन और जो सिकुड़ना फैलने का प्रोसीजर होता है वो डैमेज हो जाता है। इसके बाद में ब्रोंकी एक्टेसिस। तो ब्रोंकी एक्टेसिस एक बहुत ज्यादा फेटल कंडीशन है, बहुत ज्यादा डैमेज कर देने वाली कंडीशन है। ब्रोंकी एक्टेसिस में क्या होता है? जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में आने वाली जो ब्रोंकीज होती है, ये ब्रोंकीज परमानेंटली ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने की वजह से इसके अंदर में इंफेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये लंग्स में ऑक्सीजन भेजना बंद कर देती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकी एक्टेसिस। ये बहुत ज्यादा फेटल कंडीशन, जानलेवा कंडीशन होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरा डिटेल में पढ़ना जरूरी है।
ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में स्पुटम का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा बलगम आने लगता है और ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है, लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन या हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ट्रेकिया को ब्लॉकेज करता है, जिससे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन O2 CO2 का आना जाना बंद हो जाता है। तो ये भी एक बहुत जानलेवा कंडीशन होती है और ये लंबे समय के लिए होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स थेरेपी चलती है और डॉट्स को भी अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे डॉट्स में कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है तो हमारे लिए इजी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS का मतलब होता है जनरली हमारी रेस्पिरेटरी जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में कुछ समय के लिए डिस्ट्रेस हो जाता है, कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ARDS। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, इस वाली बीमारी को बोलते हैं GERD। GERD एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज होती है हमारे एग्जाम्स में आने के लिए, या हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा फेटल कंडीशन भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर में जो मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाना चाहिए, लेकिन स्टमक के अंदर उपस्थित ऑलरेडी जो HCl होता है और बाइल जूस होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड और बाइल जूस एसिड, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारे इसोफेगस में आकर के ब्लॉकेज करते हैं और इसोफेगस को इरिटेट करते हैं। इरिटेट करने की वजह से क्या होगा, इसोफेगस से जो खाना हमारे पेट में जाना चाहिए वो बाहर निकल करके मुंह के द्वारा वोमिटिंग हो जाता है। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। इसके बाद में हर्निया, तो हर्निया एक बहुत ज्यादा कॉमन डिसीज होता है हमारे एग्जाम के लिए। हर्निया का मतलब क्या होता है, जब हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स डायफ्राम के ऊपर खिसक करके और थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में चले जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हर्निया। हर्निया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइटल हर्निया, जिसको हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में होता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, जब स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है या काफी दिनों से अगर 2-3 दिन से नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में, या उससे ज्यादा दिनों से भी अगर नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में हमारे पेट का जो मतलब साइज होता है, स्टमक का एब्डोमिनल कैविटी का साइज है वो बढ़ जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, पेट फूला हुआ हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, काफी सारी समस्याएं पेट से संबंधित हमको हो सकती है। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं कब्ज। नेक्स्ट है डायरिया। तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से कोई सा भी एक टॉपिक हमको एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो डायरिया का मतलब क्या होता है, जब ज्यादा लूज मोशन, इसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं, ज्यादा मोशन अगर हमको हो रहा है दिन में 2 या 3 बार या उससे ज्यादा अगर हो रहा है और वो लूज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया। इसके लिए एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है ORS का घोल, इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो डायरिया की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, मतलब पेट में जो अपेंडिक्स होता है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच में अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। इसके बाद में होता है क्रोन डिसीज। क्रोन डिसीज का दूसरा नाम है इलियाइटिस। इलियाइटिस का मतलब क्या होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है इलियम में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोन डिसीज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हमको डेफिनेशन, साइन, सिम्टम और कॉजेस याद होना जरूरी है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन 10 में से 5 बार एग्जाम में हमको पूछ ही लिया जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत में से किसी भी एक आंत में अगर हमको रुकावट आ रही है और अगर खाने का अवशोषण और खाने का एक्सक्रिएशन, अगर ये दोनों चीजें नहीं हो पा रही, मतलब उत्सर्जन और अवशोषण अगर अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये चीजें खराब भी हो सकती है, आंतें खराब हो सकती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसको पूरा डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कोलाइटिस। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको हम बोलते हैं कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग भाग होते हैं, एस्केंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो उसको हम बोलते हैं जो पूरा जो कोलोन होता है, मतलब जो पूरा बड़ी आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हम बोलते हैं कोलोन। तो कोलोन में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि रिफ्लक्स डिसीज का मतलब होता है, मतलब रिफ्लक्स होने की वजह से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड और बाइल जूस ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारे पेट के अंदर छाले पड़ जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। जोंडिस। जोंडिस का मतलब क्या होता है, पीलिया, सामान्य भाषा में पीलिया बोलते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, बिलीरुबिन हमारे लीवर के अंदर से सीक्रेट होता है, तो बिलीरुबिन का लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जोंडिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर का दूसरा नाम होता है हिपेट, और लीवर में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के जनरली टाइप्स हमसे पूछे जाते हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी इसको पूछ सकते हैं, इसलिए इसको भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान करके पूरा डिटेल में पढ़े। इसके बाद में नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर या हेपेटिक सिरोसिस, तीन नाम इसके हो सकते हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो लीवर सिरोसिस का मतलब होता है कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर में जब थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, वो डैमेज धीरे धीरे बढ़ करके एक लोब से दूसरे लोब में कन्वर्ट हो जाता है, चले जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पूरे लीवर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, इसका सिर्फ हमको टर्म भी याद रखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन तो भी काम चल जाएगा, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में पेनक्रियाटाइटिस, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलेलिथियासिस, जैसे कोलेसिस्टाइटिस के अंदर में इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर था, कोलेलिथियासिस के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है, ये गाल ब्लैडर का। ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनके नाम सेम सेम है, कोलेसिस्टाइटिस और कोलेलिथियासिस। इसके बाद में नेक्स्ट है लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस का मतलब होता है कि लीवर में पस भर जाना। तो लीवर एब्सेस किसी भी एक डिसीज के अंदर में, जो हमारे मतलब एब्डोमिनल कैविटी की या हमारे गैस्ट्रो सिस्टम का जो भी डिसीज होता है, उसमें से किसी भी एक डिसीज में इसको एज ए हम सिम्टम जोड़ सकते हैं या एज ए कॉजेज हम जोड़ सकते हैं, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या होता है, जब बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर दे या कम कर दे, तो ऐसी कंडीशन में शरीर को इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो जब इस कंडीशन में हमको क्या होता है, जो शुगर लेवल होता है बॉडी का, वो मेंटेन नहीं हो पाता और बढ़ता जाता है। मतलब HbA1c का लेवल, HbA1c एक शुगर टेस्ट होता है जिसका लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। इस कंडीशन में हमको होता है डायबिटीज मेलाइटस। ये डिसीज को हमको डिटेल में पढ़ना जरूरी, एक इंपॉर्टेंट इसको टॉपिक मान के चले। इसके बाद में कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन सिंड्रोम, ये दो ऐसी डिसीज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। मतलब जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड के बीच वाले भाग से निकलता है कोर्टिसोन हार्मोन। कोर्टिसोन हार्मोन क्या करता है, कोर्टिसोन हार्मोन जब जरूरत से ज्यादा निकलता है, मतलब हाइपर कोर्टिसन होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और अगर कोर्टिसोन हार्मोन अगर कम मात्रा में निकलता है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। तो ये दोनों कोर्टिसोन डिसीज है। कोर्टिसोन अगर ज्यादा निकलेगा एड्रिनल ग्लैंड से, तो उसको बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। अगर कम निकलेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं एडिसन डिसीज। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, मतलब किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन चारों में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमको पेन हो सकता है, यूरिन करते समय पे यूरिन रुक रुक के आ सकता है, यूरिन में बर्निंग हो सकती है, इसके अलावा जलन हो सकती है, इसके अलावा यूरिन में ब्लड या पस भी आ सकता है। तो ये सारी कंडीशन हो सकती है, या यूरिन करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो इन सारी कंडीशनों को जिससे अगर हमको सिम्टम दिखते हैं, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिसीज है, जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका कॉजेस, साइन, सिम्टम हमको पढ़ना जरूरी होता है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर में क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है। ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल, इसमें अगर सूजन आ जाती है इतने इतने हिस्से में, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके बाद है नेक्स्ट रीनल कैलकुलस। रीनल कैलकुलस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीनल कैलकुलस को हम सामान्य भाषा में किडनी स्टोन या पथरी भी बोलते हैं। तो रीनल कैलकुलस को हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है, साइन, सिम्टम, कॉजेस, डेफिनेशन, इसका थोड़ा डिटेल। इसके साथ में अगर जब हम इसके बारे में लिखने जा रहे हैं, तो किडनी का डायग्राम और इसके अलावा नेफ्रॉन का डायग्राम, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब किडनी की 4 बीमारियों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला है एडिमा, मतलब सूजन आना। दूसरा होता है प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन के अंदर में प्रोटीन की उपस्थिति। तीसरा होता है हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया, मतलब एल्ब्यूमिन की मात्रा ब्लड के अंदर में ज्यादा होना। और चौथा होता है हाइपर लिपिडेमिया, मतलब लिपिड की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा होना और एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होना। तो ये 4 सिम्टम इसके होते हैं। कौन सा है, फर्स्ट एडिमा, दूसरा प्रोटीन यूरिया, थर्ड होता है हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, फोर्थ होता है
हाइपरलिपिडेमिया। ये तो 4 कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिर्फ मेल में होती है, टेस्टिस में, तो टेस्टिस में उपस्थित प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर में अगर ट्यूमर होता है, अगर कोई गठान होती है लेकिन उसके अंदर कैंसर के गुण नहीं पाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। ये भी डिटेल में हमको पूछा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल का मतलब होता है कि जो टेस्टिस होता है, वृषण, वृषण में अगर पानी भर जाता है या पस भर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका आकार बढ़ जाता है और उसका जो इन्फेक्शन होता है वो मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिल। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता जनरली इसका डेफिनेशन। इसके बाद में हेडेक। तो हेडेक क्या है? सर की एक ऐसी अवस्था होती है जिसकी वजह से हमको इरिटेशन होता है या काफी लंबे समय तक पेन होता रहता है सर में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेडेक। हेडेक भी जनरली हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इसके कुछ इजी सिम्टम्स और कुछ इजी कॉजेज है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत इजी होता है। तो हेडेक, लेकिन जब हेडेक ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वो माइग्रेन का रूप ले लेता है। तो माइग्रेन एक ऐसा हेडेक होता है जिसमें हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स, या तो लेफ्ट साइड पार्ट या राइट साइड पार्ट, कोई भी एक पार्ट ज्यादा पेन करता है और इरिटेशन बढ़ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सीजर। सीजर का मतलब क्या होता है? ये एक न्यूरोटिक डिसीज है। न्यूरोटिक डिसीज का मतलब होता है जब नर्व सेल डैमेज होती है, नर्व सेल डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी का ब्रेन के साथ में कनेक्शन काफी समय तक टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में झटके आना स्टार्ट हो जाता है। सीजर्स उस कंडीशन को बोलते हैं। और एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब क्या होता है? जब एपिलेप्सी की कंडीशन होती है, एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी के दौरे पड़ना। जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सीजर्स हमको आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो एपिलेप्सी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चले क्योंकि ये भी हमको एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को हम बोलते हैं सीवीए। सीवीए डिसीज। सीवीए का मतलब होता है, सेरेब्रो मतलब होता है ब्रेन, और वास्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, ब्रेन वेसल, मतलब सॉरी ब्लड वेसल्स। और एक्सीडेंट का मतलब होता है डैमेज होना। मतलब जब ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, मतलब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेन डैमेज हो जाता है और अपने काम करना बंद कर देता है और इंसान को डिसओरिएंटेशन और बहुत सारी ऐसी डिसीज हो जाती है, जैसे थिंकिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ये जनरली बहुत तरह के शोक होने की वजह से होता है, जैसे कार्डियोजेनिक शोक हो सकता है, सेप्टिक शोक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शोक हो सकता है। तो इन सब कंडीशन में सीवीए हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में मेनिंजाइटिस, जो ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनिंजाइटिस के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन फीवर, हम इसको बोल सकते हैं। मतलब हमारा जो सेफाल होता है, सेफाल का मतलब होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम वाला एरिया, मतलब इतना इतना ऊपर ऊपर वाला एरिया, इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है इसको ब्रेन फीवर भी बोल सकते हैं। तो जब ब्रेन में इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, इसको बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। इसके बाद में है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जब नर्व सेल डैमेज होती है तो ऐसी कंडीशन में माइंड का बॉडी के साथ में कनेक्शन टूट जाता है। जैसे सीजर्स में हमने देखा था, उसी तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी यही होता है कि ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन होता है वो काफी मात्रा में टूट जाता है। इसके बाद में माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक इंपॉर्टेंट डिसीज है जिसके बारे में हमको थोड़ा बहुत डिटेल पता होना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा 10 नंबर में 8 नंबर में हमको नहीं पूछा जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस का मतलब होता है कि हमारी जो वॉलेंटरी मसल्स होती है, ऐसी मसल जिनके ऊपर हमारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, ऐसी मसल जब डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। ये भी हमारे नर्व सेल डैमेज की वजह से होता है। ये भी एक न्यूरोटिक डिसीज है, मेंटल डिसऑर्डर है। इसके बाद में पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज क्या होता है? पार्किंसन डिसीज में हमारे मतलब जब भी ये नॉर्मली 60 साल या उससे ज्यादा की एज वाले लोगों को होता है, जिसमें आपने नॉर्मली देखा होगा कि लोगों के हाथ हिलते रहते हैं, मुंह हिलता रहता है, पैर हिलते रहते हैं, बॉडी थोड़ा सा ऐसा क्रैम्प करता रहता है। तो ये वाली कंडीशन को बोलते हैं पार्किंसन डिसीज। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। डोपामिन हार्मोन जब हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होना कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में पार्किंसन डिसीज होता है, और ये कम से कम 50-60 साल की एज के बाद ही स्टार्ट होता है। इसके बाद में अल्जाइमर डिसीज। तो अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और मेमोरी लॉस होने लगता है, चीजें याद रहना बंद हो जाती है, एमनीशिया मतलब याददाश्त खोने लग जाता है, और कभी कभी डिमेंशिया, डेलीरियम जैसी कंडीशन भी उसके सामने उपस्थित हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं अल्जाइमर डिसीज।
डिसीज, ये भी ज्यादा ओल्ड एज वाले लोगों में ही जनरली देखा जाता है। बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी का मतलब क्या होता है, हमारे फेस का आधा हिस्सा, मतलब हमारे फेस का जब आधा हिस्सा या लेफ्ट साइड का या राइट साइड का कोई भी एक हिस्सा जब अगर लकवा मार जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बेल्स पाल्सी। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्किंसन और अल्जाइमर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार तो बढ़ता है, लेकिन थायराइड ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, उसका जो निकलने का जो उसका प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होना और जिसकी वजह से थायराइड का आकार बढ़ना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन जब हाइपरथायराइडिज्म की बात आती है तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, ग्रंथि का आकार भी बढ़ता है और जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है थायरोक्सिन हार्मोन का वो भी बढ़ता है। मतलब उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ता है, लेकिन इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से आकार बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल सेकंड के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल सेकंड के अंदर ज्यादा टॉपिक्स होते हैं, ज्यादा डीप में उसके अंदर में पढ़ा होता है। इसके अंदर में कुछ जैसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने जनरली फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छे से कवर किए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।